नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कानून की गलियों में थोड़ा घूम कर आते हैं और एक काफ़ी दिलचस्प 1996 के अदालती फैसले को समझने की कोशिश करते हैं। मकसूदा बनाम अब्दुल करीम और अन्य। अब देखिए, ये मामला ऊपर से तो सिविल प्रोसीजर का एक छोटा सा नुक्ता लगता है, लेकिन जब आप इसकी तह में जाते हैं ना, तो इसमें न्याय, प्रक्रिया की बारीकियां और अदालती आदेश कितने साफ होने चाहिए, इससे जुड़े बड़े सवाल छिपे हैं। हमारे पास है राजस्थान हाईकोर्ट का वो जजमेंट 23 मई 1996 का, जस्टिस पीसी जैन ने दिया था। और ये हमें सीधा उस सिचुएशन में ले जाता है जब मान लीजिए कोई केस चल रहा है और वादी, मतलब जिसने केस फाइल किया है, वो अपनी शिकायत में कुछ बदलाव करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इसके जवाब में जो प्रतिवादी है, जिस पर केस है, वो अपने जवाब में कितना कुछ बदल सकता है। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या उसे पूरी छूट है कि वो बचाव में नई दलीलें, नई बातें जोड़ दे, या फिर उसे सिर्फ वहीं तक सीमित रहना होगा जो वादी ने बदला है? तो आज का हमारा मकसद यही है, इसी कानूनी दाव पेच को बारीकी से समझना। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, बल्कि ये देखना है कि जब खेल के बीच में कुछ बदलता है तो दूसरे खिलाड़ी को कितनी फ्रीडम मिलती है। क्या अदालत अगर चुप रह जाए तो इसका फायदा किसी एक पक्ष को मिल जाता है? चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मकसूदा से। उन्होंने अब्दुल करीम और कुछ और लोगों पर एक प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मुकदमा दायर किया था। और जैसा अक्सर होता है लंबे केस में, मामले के दौरान एक डिफेंडेंट थी आयशा, उनकी मृत्यु हो गई जी। तो मकसूदा ने कोर्ट में अर्जी दी कि भाई आयशा के जो कानूनी वारिस हैं वो तो पहले से ही पार्टी हैं केस में, तो उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। कोर्ट ने मान लिया। यहां तक तो सब ठीक था, है ना? बिल्कुल। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, नाम हटाने की। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद, जब मकसूदा ने कोर्ट से परमिशन मांगी अपनी ओरिजिनल कंप्लेंट, जिसे हम वाद पत्र या प्लेंट कहते हैं, उसमें कुछ संशोधन करने की, कुछ चेंजेस करने की। अच्छा। और कोर्ट ने उन्हें ये इजाजत दे दी। अब देखिए, ये नियम है कि जब वादी अपनी शिकायत बदलता है तो फिर प्रतिवादियों को भी उस बदली हुई शिकायत का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसे अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट कहते हैं शायद। जी, संशोधित लिखित कथन। तो उनको ये मौका मिला और यहीं पर मतलब मामला फंस गया। हाँ, यहीं आकर पेंच फंसा। प्रतिवादियों ने अपना संशोधित जवाब तो फाइल किया, लेकिन उसमें उन्होंने कई ऐसी नई दलीलें, न्यू प्लीज डाल दी, जिनका उनके पहले वाले जवाब में कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। ओहो, मतलब सिर्फ वादी के बदलाव का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी तरफ से नए मुद्दे खड़े कर दिए। बिल्कुल, अपने बचाव में नए ग्राउंड्स बना लिए एक तरह से। तो जाहिर है मकसूदा को ये बात ठीक नहीं लगी होगी। उन्होंने क्या किया फिर? क्या आपत्ति उठाई? मकसूदा का जो तर्क था वो बहुत सीधा था और प्रोसीजर पे बेस्ड था। उनका कहना था कि देखिए, प्रतिवादियों को अपना जवाब सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स तक रखना चाहिए था जो मैंने यानी मकसूदा ने अपनी शिकायत में बदले थे। अगर उन्हें कोई बिल्कुल नई दलील देनी थी जिसका मेरे संशोधन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए उन्हें कोर्ट से अलग से परमिशन लेनी चाहिए थी। अच्छा, अलग से परमिशन? जी हाँ, जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में एक अलग प्रोविजन है, ऑर्डर 16 रूल 17। ये किसी भी पार्टी को अपनी प्लीडिंग्स में बदलाव की इजाजत देता है, पर कोर्ट की अनुमति से। तो मकसूदा ने इसी बेस पर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी सेक्शन 151 सीपीसी के तहत कि भाई ये जो नई एक्स्ट्रा दलीलें हैं प्रतिवादियों की, इनको रिकॉर्ड से हटाया जाए, इनको कंसिडर न किया जाए। क्या उनके पास कोई सपोर्टिंग केस लॉ था, कोई पुराना फैसला? हाँ बिल्कुल। उनके वकील ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, ठक्कर बाबूलाल दयाशंकर बनाम मोहता नटवरलाल कालूराम। अच्छा, ठक्कर बाबूलाल। जी। उस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने काफी स्पष्ट कहा था कि जब प्रतिवादी को संशोधित शिकायत का जवाब देने का मौका मिलता है तो उसका ये अधिकार सिर्फ वादी के किए गए संशोधनों से जुड़े मामलों तक ही सीमित है। वो इस मौके का फायदा उठाकर बिल्कुल नई अनकनेक्टेड दलीलें नहीं जोड़ सकता। तो ये तो मकसूदा के लिए काफी मजबूत पॉइंट था। अब इसके जवाब में प्रतिवादियों ने क्या कहा? वो कैसे जस्टिफाई कर रहे थे अपनी नई दलीलों को? देखिए, प्रतिवादियों ने भी सीपीसी का इशारा लिया, पर उन्होंने एक दूसरे नियम का हवाला दिया, ऑर्डर 8 रूल 9। ऑर्डर 8 रूल 9, ये तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के बारे में है शायद। जी हाँ, ये बाद की दलीलों से जुड़ा है। ये नियम कहता है कि कोर्ट की इजाजत के बिना कोई भी पार्टी अपने रिटन स्टेटमेंट के बाद
कोई और रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकती सिवाय प्रतिवादी के जवाब के। तो प्रतिवादियों का तर्क ये था कि जब कोर्ट ने उन्हें मकसूदा की संशोधित शिकायत का जवाब फाइल करने की परमिशन दी, तो ये परमिशन इसी नियम ऑर्डर 8 रूल 9 के तहत ही समझी जानी चाहिए। अच्छा। और उनका कहना था कि इस नियम के तहत उन्हें अपने बचाव में कोई भी दलील शामिल करने का असीमित अधिकार है, मतलब अनलिमिटेड राइट। पूरी छूट है। अनलिमिटेड राइट। ये तो बड़ा स्ट्रांग क्लेम है। हाँ, उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने जवाब फाइल करने का ऑर्डर दिया था, तब ऐसी कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि भाई आप सिर्फ बदले हुए हिस्से का ही जवाब देंगे। तो जब शर्त नहीं लगाई तो हम फ्री हैं। यहाँ मामला वाकई थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। एक तरफ ऑर्डर 6 रूल 17 है जो अमेंडमेंट के लिए परमिशन मांगता है, दूसरी तरफ ऑर्डर 8 रूल 9 जो जवाब की बात करता है। तो जब ये केस निचली अदालत ट्रायल कोर्ट में गया तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कैसे सुलझाया इसे? देखिए, निचली अदालत ने प्रतिवादियों का तर्क मान लिया। हाँ, और मकसूदा की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया। अच्छा, किस आधार पर? उन्होंने अपने फैसले का आधार बनाया राजस्थान हाईकोर्ट के ही एक पुराने फैसले को, रामचंद्र बनाम महेंद्र सिंह। निचली अदालत ने कहा कि भाई इस रामचंद्र वाले केस में ये बात तय हो चुकी है कि ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी के तहत जब कोर्ट संशोधित शिकायत का जवाब फाइल करने की इजाजत देती है और उस ऑर्डर में कोई लिमिटेशन, कोई पाबंदी नहीं लगाती, तो फैसला प्रतिवादियों के फेवर में गया। अब जाहिर है मकसूदा इस फैसले से कहां संतुष्ट होती? मामला हाई कोर्ट गया होगा। बिल्कुल, मामला गया राजस्थान हाई कोर्ट और वहां जस्टिस पीसी जैन के सामने ये सवाल आया। तो जस्टिस जैन ने इस मुद्दे को कैसे परखा? उन्होंने दोनों पक्षों के नियमों और जो मिसालें दी गई उन सबको देखा। जी, जस्टिस पीसी जैन ने मामले की गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने मकसूदा के वकील की दलीलें ध्यान से सुनी, खासकर वो गुजरात हाईकोर्ट वाला ठक्कर बाबूलाल का फैसला जो मकसूदा का मेन पॉइंट था। और साथ ही उन्होंने निचली अदालत के फैसले का जो आधार था, यानी रामचंद्र बनाम महेंद्र सिंह वाला केस, उसको भी बहुत बारीकी से एनालाइज किया कि आखिर उस फैसले में कहा क्या गया था। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। जस्टिस जैन ने पाया कि रामचंद्र केस में भी बिल्कुल यही सवाल उठा था। अच्छा, सेम सवाल। हाँ, उस केस में भी कोर्ट ने अमेंडेड प्लेंट का जवाब फाइल करने का ऑर्डर तो दिया था, लेकिन ये साफ नहीं किया था कि जवाब सिर्फ अमेंडेड पार्ट तक लिमिटेड रहेगा या नहीं। और रामचंद्र केस का फैसला जिसने लिखा था, उन्होंने अपने फैसले में पंजाब हाईकोर्ट के 2 और महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया था जो इसी तरफ इशारा करते थे। ओह, पंजाब हाईकोर्ट के भी फैसले थे इस पर? हाँ। वो कौन से थे और उनमें क्या कहा गया था? क्या उनमें भी यही था कि प्रतिवादी को छूट है? हाँ, लगभग यही बात थी। पहला केस था गिरधारी लाल बनाम कृष्ण दत्त। गिरधारी लाल? जी। इसमें पंजाब हाईकोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि ऐसा कोई कानून या नियम है ही नहीं जो प्रतिवादी को संशोधित शिकायत का जवाब देते समय किसी खास दलील तक बांध दे या सीमित कर दे। मतलब अगर कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली रोका नहीं है तो प्रतिवादी अपनी बात रख सकता है? हाँ। अच्छा। और दूसरा, इसमें तो पंजाब हाईकोर्ट एक कदम और आगे चला गया था। उन्होंने कहा कि अगर निचली अदालत ने जवाब फाइल करते समय कोई रोक नहीं लगाई है तो प्रतिवादी न सिर्फ नई दलीलें जोड़ सकता है, बल्कि वो ऐसी दलीलें भी दे सकता है जो उसकी पहले दी गई दलीलों से इनकंसिस्टेंट हो, मतलब मेल न खाती हो। क्या बात है, मतलब पहले कुछ कहा बाद में उसका उल्टा भी कह सकते हैं अगर कोर्ट ने मना नहीं किया तो। ये तो बहुत बड़ी छूट हो गई। हाँ, ये वाकई प्रतिवादी के अधिकार को काफी फैला देता है। अगर निचली अदालत ने अपने आदेश में साफ साफ रोक नहीं लगाई तो फिर प्रतिवादी लगभग कुछ भी कह सकता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला जरूर लगता है। सही बात है। तो उस समय पंजाब और राजस्थान हाईकोर्ट का नजरिया कमोबेश यही बन रहा था। जस्टिस जैन ने अपनी जांच और आगे बढ़ाई। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के ही एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया जिसे जस्टिस ML जोशी ने तय किया था, रामदास बनाम हरिनारायण। रामदास बनाम हरिनारायण? जी। जस्टिस जोशी ने न केवल रामदास वाले विचारों और पंजाब हाईकोर्ट के नजरिए से सहमति जताई थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि सीपीसी के जो प्रावधान है, खासकर ऑर्डर VI रूल 7, हाँ, वो जो कहता है कि आप अपनी पिछली दलील से हट नहीं सकते, बिल्कुल सिवाय अमेंडमेंट के, तो वो रूल और ऑर्डर 8 के नियम ये संशोधित जवाब में अतिरिक्त या इनकंसिस्टेंट दलीलें लेने पर कोई सीधी रोक नहीं लगाते जब तक कि कोर्ट खास तौर पर ऐसा न कहे। जस्टिस जोशी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले दीतूराम बनाम झुरमा से साफ असहमति भी जताई थी, जिसमें शायद इसके उलट राय दी गई थी। अच्छा,
तो उन्होंने दूसरे हाईकोर्ट के विपरीत फैसले से असहमति भी जताई। जी, और रामदास केस में जस्टिस जोशी ने एक और बहुत बारीक लेकिन बहुत अहम नुक्ता रखा था। क्या था वो? जिसका जिक्र जस्टिस जैन ने मकसूदा के मामले में भी किया। जस्टिस जोशी ने कहा था कि देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जब कोर्ट संशोधित शिकायत का जवाब फाइल करने का ऑर्डर दे तो उसे उसी ऑर्डर में ही क्लियर कर देना चाहिए कि भाई प्रतिवादी का जवाब सिर्फ बदले हुए हिस्से तक सीमित रहेगा या नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही क्लियर कर दो। बिल्कुल, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जस्टिस जोशी ने कहा, अगर कोर्ट अपने ऑर्डर में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती है, मतलब चुप रह जाती है इस पॉइंट पर, तो फिर ये माना जाएगा कि प्रतिवादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अच्छा, तो ये अदालत की चुप्पी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई। अगर ऑर्डर साइलेंट है तो फायदा प्रतिवादी को। ये एक तरह का डिफॉल्ट रूल बन गया लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब पिछले फैसलों, रामाचंद्रा, गिरधारी लाल, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और खासकर रामदास, इन सब की रोशनी में जस्टिस पीसी जैन आखिर किस नतीजे पे पहुंचे? उन्होंने मकसूदा के मामले में क्या तय किया? जस्टिस पीसी जैन ने रामदास मामले में जस्टिस जोशी ने जो विचार रखे थे उनसे पूरी तरह सहमति जताई। उन्होंने माना कि रामदास केस में कानून की सही व्याख्या की गई है, इसलिए क्योंकि मकसूदा के केस में भी निचली अदालत ने प्रतिवादियों को संशोधित जवाब फाइल करने की इजाजत देते समय उनके अधिकार पर कोई लिमिट, कोई रोक नहीं लगाई थी। हाँ। तो इसलिए प्रतिवादियों के पास नई दलीलें शामिल करने का अप्रतिबंधित अधिकार था। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, अनब्रिडल्ड राइट। मतलब कोई लगाम नहीं। जी, कोई लगाम नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो गुजरात हाईकोर्ट का ठक्कर बाबूलाल वाला फैसला था, जिस पर मकसूदा का केस टिका था, वो राजस्थान हाईकोर्ट के इस स्थापित नजरिए के सामने नहीं ठहरता। तो राजस्थान हाईकोर्ट का अपना व्यू क्लियर था इस पर। बिल्कुल। और इसके अलावा जस्टिस जैन ने एक और चीज देखी। उन्होंने मामले के प्रैक्टिकल पहलू पर भी गौर किया। उन्होंने सिर्फ कानून के नियमों पर ही नहीं रुके, बल्कि ये भी देखा कि प्रतिवादियों ने जो नई दलीलें जोड़ी थीं, उनका नेचर क्या था। अच्छा, ये भी देखा? हाँ, उन्होंने पाया कि ये दलीलें काफी हद तक उनकी जो पुरानी दलीलें थीं उन्हीं का विस्तार थीं। मतलब उनको इलैबोरेट किया गया था। जैसा जजमेंट में लिखा है, द प्लीज हैव बीन रादर इलैबोरेटेड। उनकी राय में ये कोई ऐसी बिल्कुल नई चौंकाने वाली बातें नहीं थी जिनसे मकसूदा के लिए कोई एकदम नई सिचुएशन पैदा हो जाए या उन्हें अपना केस लड़ने में कोई वास्तविक मुश्किल हो, जिसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। हाँ, प्रेजुडिस। मतलब क्या उन नई दलीलों से मकसूदा के लिए अपना केस साबित करना अचानक बहुत मुश्किल या अनफेयर हो गया था और जज को लगा कि ऐसा नहीं था? बिल्कुल सही। जज का मानना था कि नई या कहें कि विस्तारित दलीलों से मकसूदा को कोई वास्तविक पूर्वाग्रह, कोई रियल प्रेजुडिस नहीं होगा और ना ही मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई पर कोई बुरा असर पड़ेगा। ये समझना जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया का मकसद न्याय है, सिर्फ नियमों में उलझाना नहीं। एकदम सही। अगर किसी प्रोसीजरल स्टेप से दूसरे पक्ष को कोई असल नुकसान या अन्याय नहीं हो रहा है तो अदालतें अक्सर उसे अलाउ कर देती हैं। जस्टिस जैन का भी यही मानना था यहाँ। तो फिर अंतिम फैसला क्या हुआ? मकसूदा की जो रिवीजन पिटीशन थी हाई कोर्ट में, उसका नतीजा क्या निकला? अंतिम फैसला ये हुआ कि मकसूदा की रिवीजन पिटीशन में कोई कानूनी दम नहीं पाया गया और उसे खारिज कर दिया गया। खारिज हो गए? जी, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसने प्रतिवादियों को नई दलीलें जोड़ने की इजाजत दी थी। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ क्या है? इस मकसूदा बनाम अब्दुल करीम मामले से हमें क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी प्रक्रियाओं से कभी गुजरते हैं या इनमें रुचि रखते हैं? लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे जो कानून है, उनके नियम असल में कैसे लागू होते हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स में शब्दों की, भाषा की क्लैरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। इस केस ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए तो ये सिद्धांत पक्का कर दिया कि अगर कोर्ट संशोधित शिकायत का जवाब देने की इजाजत देते समय प्रतिवादी के अधिकार को साफ तौर पर लिमिट नहीं करती, तो ये माना जाएगा कि प्रतिवादी को नई या अतिरिक्त दलीलें जोड़ने की काफी हद तक आजादी है। मतलब जब तक आदेश में लिखा ना हो कि सिर्फ संशोधित भाग का जवाब देना है, तब तक वो फ्री है। बिल्कुल, वो साइलेंस इम्प्लाइज परमिशन वाला मामला हो गया एक तरह से। दूसरी अहम बात यह है कि ये केस दिखाता है कि कानून की समझ कैसे विकसित होती है, कैसे एक हाईकोर्ट के फैसले दूसरे हाईकोर्ट के फैसलों को प्रभावित करते हैं। हाँ, जैसे पंजाब के फैसलों ने राजस्थान को प्रभावित किया। जी, और कैसे अदालतें पिछले जजमेंट्स पर सहमति या असहमति जताकर
कानून की एक कोहेरेंट, एक सुसंगत समझ बनाने की कोशिश करती हैं। जस्टिस जैन ने मकसूदा के केस में फैसला देने से पहले इन सारे पिछले फैसलों की एक पूरी चेन को देखा और एनालाइज किया। ये दिखाता है कि कानूनी तर्क और मिसाल यानी प्रेसिडेंट कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि अदालतों की व्याख्याओं से लगातार बनता बिगड़ता रहता है। एक छोटा सा प्रोसीजर का सवाल भी इतने सारे पिछले फैसलों, तर्कों, अलग अलग हाईकोर्ट्स के नजरियों को सामने ला सकता है। ये सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के सिद्धांत और प्रैक्टिकल नतीजों को समझना है। और वकीलों के लिए कितना जरूरी है कि वो अपने केस से जुड़े सारे रेलेवेंट जजमेंट से वाकिफ हों। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये मामला सिर्फ प्रक्रिया के सूखे नियमों का अध्ययन नहीं है, ये न्याय के संतुलन के सवाल से भी जुड़ा है। एक तरफ वादी का अधिकार है कि उसे अचानक नई दलीलों से न घेर लिया जाए, दूसरी तरफ प्रतिवादी का भी अधिकार है कि वो अपना पूरा बचाव पेश कर सके। सही बात है, ये बैलेंसिंग एक्ट है। जी, जस्टिस जैन ने कानून की व्याख्या तो की, पर साथ में ये भी देखा कि क्या वाकई मकसूदा के साथ कोई अन्याय हो रहा था। उनका ये कहना कि नई दलीलें तो पुरानी का ही विस्तार थीं और उनसे कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा था, ये दिखाता है कि अदालतें प्रक्रिया के साथ साथ असल न्याय को भी ध्यान में रखती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके लिए कोर्ट के ऑर्डर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। एक लाइन या एक शब्द कम ज्यादा होने के बड़े मतलब निकल सकते हैं, और अगर ऑर्डर साफ न लगे तो शायद उसे कोर्ट से क्लियर करवाने की कोशिश भी करनी चाहिए। निश्चित रूप से। और अंत में ये मामला हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर शायद कोई एक सीधा जवाब है भी नहीं। क्या सवाल है वो? वो सवाल है कि कानूनी प्रक्रिया में लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी और निश्चितता, सर्टेनिटी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। मतलब क्या प्रतिवादी को अपने बचाव में नई दलीलें जोड़ने की लगभग खुली छूट दे देना, जैसा कि इस केस में हुआ क्योंकि ऑर्डर क्लियर नहीं था, क्या ये हमेशा न्याय को सुनिश्चित करता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये कभी कभी मुकदमों को बेवजह लंबा खींच सकता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, और जो असल मुद्दा है उसे ध्यान भटका सकता है। कहाँ पर वो लाइन खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानूनी दुनिया में हमेशा बहस चलती रहती है। वाकई ये बहुत ही विचार करने लायक प्रश्न है। प्रक्रिया तो न्याय का रास्ता है, खुद मंजिल नहीं। लेकिन रास्ता इतना लचीला भी ना हो कि मंजिल ही खो जाए, और इतना सख्त भी ना हो कि उस तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए। ये संतुलन साधना ही शायद जुडिशरी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आज की इस गहरी और परत दर परत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने मकसूदा बनाम अब्दुल करीम केस के जरिए सिविल प्रक्रिया की एक अहम बारीकी और उसके व्यापक असर को समझने में वाकई बहुत मदद की। शुक्रिया।